स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम सभी कवर कर रहे थे भारत के जियोग्राफी को, ठीक है ना। भारत का जो भूगोल है इसे कवर कर रहे थे, तो इसका 16 टॉपिक तक कवर कराया जा चुका है। तो आज हमारा है 17th टॉपिक, जो कि है भारत की जलवायु, यानी कि जो भारत की क्लाइमेट है इनके बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ से तो सही प्रकार के एग्जाम में 2 से 4 प्रश्न बनते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि इन सभी का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जाके टेलीग्राम पर ले सकते हैं, ठीक है ना। और चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। भारत की जलवायु यानी कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया। सबसे पहले समझ लेते हैं जलवायु किसे कहते हैं, मौसम किसे कहते हैं और ऋतु किसे कहा आता है। इन तीनों टर्म को पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले है जलवायु। जलवायु मौसम का ही व्यापक रूप माना आता है। दूसरे शब्दों में किसी बड़े क्षेत्र के तापमान, वायु दाब, वर्षा, मतलब कि वहाँ के मौसम का कम से कम 30 वर्षों का औसत अध्ययन को ही उस क्षेत्र का जलवायु कहा आता है, ठीक है ना। यानी कि जलवायु उसे कहा आता है जो कि किसी क्षेत्र का तापमान, वायु दाब और वर्षा के हिसाब से कम 30 वर्षों तक का अध्ययन हो। इसी को जलवायु कहा आता है कि इस देश का जलवायु ठंडी है, इस देश का जलवायु जो कि गर्म है। यानी कि कैसी जलवायु है इसका पता लगाने के लिए कम से कम 30 वर्षों का अध्ययन जरूरी है। अब देख लेते हैं मौसम के बारे में। वायुमंडल में अचानक होने वाले परिवर्तन को मौसम कहते हैं। यानी कि वायुमंडल में जो अचानक परिवर्तन होती है इसी को मौसम कहा आता है। जैसे कि अचानक से आंधी आना, बारिश होना, ये सभी मौसम परिवर्तन कहलाते हैं जो कि अचानक से हो जाते हैं। लेकिन जो जलवायु है तो यह बड़े क्षेत्र के तापमान, वायु दाब, वर्षा के हिसाब से कम 30 वर्षों के अध्ययन को ही कहा आता है। लेकिन मौसम में ऐसा नहीं है, अचानक से परिवर्तन होने को ही मौसम कहा आता है। इसके बाद है ऋतु यानी कि सीजन। एक निश्चित समय पर क्रमिक रूप से होने वाले परिवर्तन को ऋतु कहते हैं। यानी कि एक निश्चित समय पर ही जो बदलाव होती है इसी को ऋतु कहा आता है। जैसे कि शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, ये सभी एक निश्चित समय के बाद ही आते हैं, ठीक है ना। तो देख लिए यहाँ पे 3 टर्म को, जलवायु किसे कहते हैं, मौसम किसे कहते हैं और ऋतु किसे कहते हैं। मौसम यानी कि वायुमंडल में अचानक परिवर्तन होने वाले को मौसम कहा आता है। वही जलवायु जो कि मौसम का ही व्यापक रूप है, जो कि किसी भी क्षेत्र का तापमान, वायु दाब, वर्षा, मतलब कि वहाँ के मौसम का कम से कम 30 वर्षों का अध्ययन ही जलवायु कहलाता है। और ऋतु यानी कि क्रमिक रूप से समय के साथ परिवर्तन को जो कि ऋतु कहा आता है। शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु आदि। देख लेते हैं मानसून के बारे में। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले अरब विद्वान अल मसूदी ने किया। मोस्ट वीवीआई जो भारतीय मानसून है तो इसका सबसे पहले वर्णन जो अरब के विद्वान थे अल मसूदी, इन्होंने किया था। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा मौसिम शब्द से हुआ है। जो मानसून शब्द है तो इसकी उत्पत्ति अरबी भाषा मौसिम शब्द से हुआ है। नोट को देख लेते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। जो हमारा भारत है तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी किसे कहा आता है, ठीक है ना। उष्णकटिबंधीय को समझ लेते हैं। देखिए ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच इक्वेटर है यानी कि भूमध्य रेखा। इसके 37 डिग्री ऊपर कर्क रेखा है और 37 डिग्री नीचे मकर रेखा है। तो इस क्षेत्र को ही जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा आता है। यानी कि कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को ही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा आता है। तो भारत इसी के बीच में पड़ता है। फिगर में देख सकते हैं जो भारत है तो यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना।
तो भारत जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी होती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अब समझ लेते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र को। जो वृष्टि छाया क्षेत्र है इनके बारे में देख लेते हैं। इसी के कारण कहीं पे देखने को वर्षा मिलती है और कहीं पे वर्षा देखने को नहीं मिलती है। वृष्टि छाया क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां पर्वत श्रृंखलाएं मानसूनी हवाओं को रोकती है, जिससे उस क्षेत्र में कम वर्षा होती है। ठीक है ना, इसी को वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि पर्वत के द्वारा इसे रोक दिया जाता है, जिस कारण इस साइड तो वर्षा होती है लेकिन इस साइड वर्षा नहीं हो पाती। ऐसा क्यों, यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, जो पवन होती है तो यह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती जाती है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे पर्वत है, तो पर्वत के इस साइड जो कि समुद्र है, तो यहाँ पे जो कि आर्द्र पवन चलती है। ठीक है ना, यहाँ पे आर्द्र पवन चलती है और टेम्परेचर निम्न होती है, इसलिए यहाँ पर तो वर्षा हो जाती है। लेकिन जो यहाँ पे पर्वत है, जिस कारण इस साइड में टेम्परेचर हाई हो जाती है और पवन भी शुष्क हो जाती है, यानी कि यहाँ पर ड्राई एयर चलने लगती है, जिस कारण यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती। तो इसी को वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है, जो कि पहाड़ों द्वारा रोक दी जाती है। ठीक है ना, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं फेयर के नियम को। जो फेयर का नियम है इनके बारे में देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिने ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है ना, धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली हवाएं पृथ्वी की ओर गति करने पर उत्तरी गोलार्ध में जो पवन होती है तो इसे दाहिने ओर कर देती है, और जो दक्षिणी गोलार्ध से आती है तो इसे बाईं ओर मोड़ देती है। इसी को फेयर का नियम कहा जाता है। नोट को देख लेते हैं। हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर परिवर्तित करती है। जो हवाएं है तो यह हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर परिवर्तित करती है। अब देख लेते हैं भारत में मानसून का आगमन, यानी कि भारत में मानसून किस प्रकार आती है और कब आती है। भारत में मानसून जून के पहले सप्ताह में आता है और केरल के मालाबार तट से टकराता है और 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। जो मानसून है तो यह जून के पहले सप्ताह में आता है भारत में। सबसे पहले यह केरल के मालाबार तट से टकराता है और 15 जुलाई तक यह पूरे भारत में फैल जाता है। फिगर में देख लेते हैं। देख सकते हैं फिगर में, यह जून के पहला सप्ताह में आता है और 15 जुलाई तक यह पूरे भारत में फैल जाता है। भारत में मानसून दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है। जो भारत में मानसून आता है तो यह दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है, यानी कि इस साइड से आता है। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल के मालाबार तट से टकराकर दो शाखाओं में बढ़ जाती है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है तो यह केरल के मालाबार तट से टकराकर दो शाखाओं में बढ़ जाती है। पहला अरब सागर की शाखा और दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है ना, दो शाखाओं में बढ़ जाती है, एक अरब सागर की शाखा और दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा, यानी कि एक इस साइड चली जाती है और दूसरा इस साइड चली जाती है। ठीक है ना, अरब सागर की शाखा में और बंगाल की खाड़ी की शाखा में। अब देख लेते हैं सबसे पहले अरब सागर की शाखा। ठीक है ना, जो अरब सागर की शाखा है इनके बारे में देख लेते हैं। अरब सागर की शाखा देख सकते हैं फिगर में, इस साइड है, तो इनके बारे में पहले देख लेते हैं। अरब सागर की शाखा सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकराकर केरल में वर्षा कराती है। पश्चिमी घाट यानी कि इस साइड को पश्चिमी घाट कहा जाता है और इस साइड को पूर्वी घाट कहा जाता है। तो अरब सागर की शाखा सबसे पहले पश्चिमी घाट में टकराकर जो कि केरल में वर्षा कराती है। उसके बाद मानसून गुजरात के पास 3 दिशाओं में बढ़ जाती है, यानी कि केरल के बाद यह गुजरात जाती है और गुजरात के बाद यह 3 दिशाओं में बढ़ जाती है।
ठीक है ना। यहाँ से यह 3 दिशाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा गुजरात की ओर और दूसरी शाखा सीधी निकल जाती है तथा तीसरी शाखा मध्य प्रदेश की ओर मुड़ जाती है, ठीक है ना। जो अरब सागर की शाखा है तो यह सबसे पहले केरल में टकराती है और यहाँ पे वर्षा कराती है। इसके बाद यह गुजरात में चली जाती है और यहाँ से यह 3 शाखाओं में बढ़ जाती है। पहला तो गुजरात की ओर, दूसरा सीधी निकल जाती है और तीसरा मध्य प्रदेश की ओर चली जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे देख लिए अरब सागर की शाखा को। आगे देखते हैं। अब है बंगाल की खाड़ी की शाखा, देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी वाली शाखा सीधा जाकर टकराती है मेघालय की गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी से और उनकी किप जैसी आकृति होने के कारण मानसून इसमें फंस जाता है और वहां पर खूब वर्षा कराती है। फिगर में देख लेते हैं। देखिए, जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है तो यह यहाँ से सीधे निकलती है और यह मेघालय पहुंच जाती है गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ में और यहाँ पर किप आकृति के कारण यह यहाँ पर फंस जाती है, जिस कारण यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है। और कुछ मानसून असम में और अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश कराती है, ठीक है ना। वहाँ से जाने के बाद कुछ मानसून असम में चली जाती है और कुछ अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश कराती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से। इसी मानसून की एक शाखा गारो पहाड़ी से टकराकर बाईं ओर घूम जाती है और झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बारिश कराती है। यानी कि बंगाल की खाड़ी की शाखा ही झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में बारिश कराती है। और अंत में अरब सागर वाली शाखा और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा दोनों मिलकर पंजाब में थोड़ी सी बारिश कराती है, ठीक है ना। इसके बाद अंत में जाकर अरब सागर वाली शाखा और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा पंजाब में जाकर थोड़ी सी बारिश कराती है। तो यहाँ पे देख लिए अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा को। चलिए देख लेते हैं फिगर में एक बार और, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। अरब सागर की शाखा, देखिए अरब सागर की शाखा जो कि इस साइड से आती है और यहाँ पर केरल से टकराती है और यहाँ पर बारिश कराती है। इसके बाद यहाँ से यह सीधे निकल जाती है और गुजरात में यह 3 भागों में बढ़ जाती है। पहला तो गुजरात में, दूसरा सीधे निकल जाती है और तीसरा मध्य प्रदेश में मुड़ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लिए अरब सागर को। अब देखते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा को। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा सीधे जाकर मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी से टकराती है और यहाँ पर किप आकृति के कारण फंस जाती है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश कराती है। इसके बाद इसकी ही एक शाखा असम और अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश कराती है। इसके बाद जो गारो पहाड़ी है तो इसकी एक शाखा जो कि झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी बारिश कराती है। इसके बाद जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है और अरब सागर की शाखा है, यह दोनों जाकर पंजाब में थोड़ी सी बारिश कराती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं मॉनसून का लौटना। देख लेते हैं लौटते मॉनसून के समय कहाँ कहाँ वर्षा होती है। सितंबर के महीने में सूर्य की किरणें विषुवत रेखा के सीधे पड़ने लगती है, जिस कारण यहाँ पर वायु का दाब निम्न हो जाता है और इसी कारण भारत में मानसून लौटने लगता है, ठीक है ना। जो सितंबर के महीने में सूर्य है तो सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधे पड़ने लगती है, जिस कारण यहाँ पर वायु दाब निम्न हो जाती है और यहाँ से मानसून लौटने लगती है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में तेज चक्रवात आता है और तमिलनाडु में खूब बारिश होती है। मोस्ट VBI लौटते मानसून के कारण उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में तेज चक्रवात आता है और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। नोट को देख लेते हैं। यहाँ से तो डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए आते हैं। मानसून की लौटने की दिशा उत्तर पूर्व होती है। जो मानसून है तो इसके लौटने की दिशा उत्तर पूर्व होती है। इस समय सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है, यानी कि लौटते मानसून के समय सबसे अधिक वर्षा जो कि तमिलनाडु में होती है।
यदि पूरे भारत में देखा जाए तो सबसे अधिक वर्षा मानसीराम में होती है, जो कि मेघालय में स्थित है। ठीक है ना, मानसीराम मेघालय, यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में होती है। जो लेह लद्दाख है तो यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। तो यहाँ पर देख लिए, लौटते मानसून के बारे में एक बार और देख लेते हैं। देखिए, सितंबर के महीने में जो सूर्य की किरण है यह विषुवत रेखा के सीधे पड़ने लगती है, जिस कारण वायु का दाब निम्न होने लगती है और यहाँ से मानसून लौटने लगता है, जिस कारण उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में तेज चक्रवात आता है। वही तमिलनाडु में खूब वर्षा होती है। लौटते मानसून की दिशा उत्तर पूर्व होती है। इस समय सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। यदि पूरे भारत में देखा जाए तो सबसे अधिक वर्षा मानसीराम मेघालय में होती है और सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में होती है। अब देख लेते हैं पश्चिमी विक्षोभ के बारे में। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इनके बारे में समझ लेते हैं। ठंडे के दिनों में भूमध्य सागर से पानी भाप बनकर ऊपर उठ रहा होता है, तो पश्चिम से एक तेज हवा आती है जिसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है ना, जेट स्ट्रीम किसे कहते हैं? तो ठंडे के दिनों में जो भूमध्य सागर से पानी भाप बनकर उठता है तो पश्चिम से एक तेज हवा आती है, इसी को जेट स्ट्रीम कहा आता है। यह बादलों को भारत की ओर ले जाती है, जिस कारण भारत में उत्तर पश्चिमी राज्यों में वर्षा होती है। यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो उत्तर पश्चिम की राज्य है यहाँ पर वर्षा होती है ठंड के दिनों में, जिसके कारण पंजाब हरियाणा में वर्षा होती है, जो कि उत्तर पश्चिम के राज्य है। और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी होती है। मोस्ट वीवीआई पॉइंट है, न जाने कितना बार पूछा गया प्रश्न है कि बताइए पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा कहाँ पर होती है? तो वह है पंजाब और हरियाणा में। इसी के साथ जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी देखने को मिलती है। नोट को देख लेते हैं। पंजाब में इस वर्षा को रबी की फसल की टॉनिक कहा आता है। राजस्थान में होने वाले इस वर्षा को मावट कहा आता है। जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में वर्षा होती है तो वहाँ पर इसे मावट कहा आता है, और जो पंजाब में होती है तो इसे रबी फसल के टॉनिक के रूप में जाना आता है। तो चलिए अब देख लेते हैं आम्र वर्षा के बारे में। आम्र वर्षा किसे कहते हैं? मार्च और अप्रैल के महीने में मानसून आने से पहले बिहार और पश्चिम बंगाल में कुछ वर्षा देखने को मिलती है, जो आम और लीची के फसल के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। इसी को आम्र वर्षा कहते हैं। यानी कि मार्च और अप्रैल के महीने में जो थोड़ी बहुत वर्षा होती है बिहार और पश्चिम बंगाल में, तो इसी को आम्र वर्षा कहते हैं, जो कि आम और लीची के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। इसीलिए इसे आम्र वर्षा के नाम से जाना आता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि बताइए आम्र वर्षा कहाँ देखने को मिलती है? तो वह है बिहार और पश्चिम बंगाल में। किसके लिए? तो मुख्यतः आम और लीची के लिए। तो यहाँ पे थ्योरी क्लास समाप्त हुए। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन ए सबसे अधिक मेघालय में और सबसे कम राजस्थान में। मानसून परिवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसून परिवर्तन से, तो ऑप्शन डी चेन्नई में। अक्टूबर तथा नवंबर के महीने में कहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है? तो ऑप्शन बी कोरोमंडल तट पर। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? तो ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ है। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो ऑप्शन डी केरल। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून में वर्षा नहीं होती? तो ऑप्शन बी तमिलनाडु।
भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो ऑप्शन बी तमिलनाडु। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो ऑप्शन डी पश्चिमी घाट, हिमाचल क्षेत्र तथा मेघालय। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है? तो ऑप्शन डी पश्चिमी विक्षोभ से। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसीराम में होने का क्या कारण है? तो ऑप्शन ए पहाड़ियों का कीपाकार आकृति का होना। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा, और यदि आप चैनल पर नए थे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। आपको इसी से रिलेटेड मोस्ट VVI MCQ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। धन्यवाद।